Hello student, a very good morning to all of you on our YouTube channel Curiosity E-Classes। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में। बच्चों, अगर बात की जाए कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स तो ये मोल कॉन्सेप्ट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बेस पर आप फिजिकल केमिस्ट्री को बड़ी आसानी से समझ सकते हो। इसका लेना देना है हमारी केमिस्ट्री के सबसे पहले चैप्टर क्लास 11 के सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से। इसके अलावा अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो भी आपको ये सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स से बहुत अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे सोल्यूशन चैप्टर तो उसमें भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स मिलते हैं। तो ये हमारा वो टॉपिक है जो क्लास 11 का भी पार्ट है और क्लास 12 का भी पार्ट है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। फिर सबसे पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज मोलारिटी। ठीक है बच्चों, फिर हम डिस्कस करेंगे मोलालिटी, फिर हम बात करेंगे नॉर्मेलिटी की और बाद में हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन एंड अदर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की भी। केवल 4 ही नहीं, हम अदर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को भी डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म बच्चों हमारा जो है दिस इज मोलैरिटी। तो आज की क्लास में सबसे पहला टर्म है हमारा क्या? मोलैरिटी। अगर बच्चों बात की जाए कि मोलैरिटी क्या है, सो मोलैरिटी इज नथिंग बट इट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, किसी भी सोल्यूशन में, 1 लीटर सोल्यूशन में जो भी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होते हैं एक दिए गए टेम्परेचर पे, उसी को उस सोल्यूशन की मोलैरिटी कहते हैं। आइए इस बात को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर बात की जाए मोलैरिटी को समझने की तो हम सबसे पहले लेते हैं एक कंटेनर। ठीक है, और इसमें हम लेते हैं 1 लीटर सोल्यूशन। ठीक है, इसमें कितना है? 1 लीटर सोल्यूशन। ठीक है, अब हम किसी भी सोल्यूशन को यहां पर पुट कर सकते हैं और इसमें मान लीजिए कि आपके 1 मोल सॉल्यूट के प्रेजेंट है। मतलब हमारे पास क्या है बच्चों? 1 लीटर सोल्यूशन है और उसमें क्या है? 1 मोल सॉल्यूट के प्रेजेंट है। क्लियर है यहां तक? तो इस कंडीशन में इस सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी होगी बाय डेफिनेशन वो होगी 1 मोल पर लीटर। ये मोल पर लीटर बच्चों मोलारिटी की यूनिट है। क्लियर है यहां तक? अब अगर हम बात करें कि कैसे हमने इस चीज को समझा, तो बाय डेफिनेशन आप देखिए 1 लीटर सोल्यूशन में जो भी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट के प्रेजेंट होंगे वही उस सोल्यूशन की मोलारिटी है। तो हमने क्या किया? 1 लीटर सोल्यूशन में 1 मोल प्रेजेंट है, इसलिए मोलारिटी कितनी हो गई? 1 हो गई। है ना आसान? अगर हम कहते कि हमारे पास इस बार 1 लीटर सोल्यूशन है, ठीक है, 1 लीटर सोल्यूशन है और किसका सोल्यूशन है? मान लेते हैं ग्लूकोज का। ठीक है, और उसमें मान लेते हैं कि 2.5 मोल ग्लूकोज के प्रेजेंट है एट रूम टेम्परेचर, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो बताइए कि मोलारिटी कितनी है? तो ऑब्वियस सी बात है 1 लीटर सोल्यूशन में कितना मोल है? 2.5 मोल है। तो ऑब्वियस सी बात है सोल्यूशन की जो मोलारिटी है वो कितनी हो गई? मोलारिटी हो गई 2.5 मोल पर लीटर। मतलब 2.5 मोल है कितने में? पर लीटर, मतलब 1 लीटर में। क्लियर हो रहा है बच्चों? तो बहुत आसानी से 1 लीटर सोल्यूशन में जितने भी नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट होते हैं उसी को हम मोलारिटी कहते हैं। क्लियर है? आइए कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं ताकि आप डेप्थ में जाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके अगर हम मिलते हैं तो। ठीक है, तो मान लेते हैं हम, हमारे पास इस बार अलग अलग बीकर हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट को थोड़ा और अच्छे समझते हैं। इस बार हमारे पास है 500 ml सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन ग्लूकोज का ही है। किसका? ग्लूकोज। और इसमें हमने डाले हैं या मिलाए हैं 2 मोल ग्लूकोज। क्लियर है? हम दूसरा सोल्यूशन लेते हैं। इस बार हमने लिया है इसमें 250 ml यूरिया। ये एक दूसरा सोल्यूशन है और इसमें हमने मिलाया है 1.5 मोल यूरिया। क्लियर है? और हम एक तीसरा भी सोल्यूशन ले लेते हैं।
जिसमें कि केवल 100 ml सोल्यूशन है, ठीक है, इट इज ओनली 100 ml सोल्यूशन ऑफ शुगर। हंड्रेड ml सोल्यूशन ऑफ शुगर, आपके पास 100 ml शुगर का सोल्यूशन है, ठीक है, जिसमें कि प्रेजेंट है 0.5 मोल शुगर। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये सारे के सारे सोल्यूशन की मोलारिटी क्या है, कैसे निकालेंगे बाय डेफिनेशन। सो आई विल लेट यू नो कि एक बहुत आसान सा तरीका है जिससे आप ओरल भी कर सकते हैं बिना फॉर्मूले का यूज किए। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे ओरल किया जाए और फिर मैं फॉर्मूला लगा के भी वही आंसर निकालूंगा, ठीक है बच्चों। तो पहले ओरल पे आते हैं। देखो, जब भी आपको जो भी वॉल्यूम दिया जाए, ठीक है, अब इसको आपको 1 लीटर बना लेना है। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं? 1 लीटर बना लेना, जस्ट मेक इट। तो ये अगर 500 है, मैंने कहा इसको 1 लीटर बनाओगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? दैट इज 2, कितना बना? 1000 ml या 1 लीटर बन गया ना। अब आप ध्यान दो कि जिसका मल्टीप्लाई आप वॉल्यूम में करोगे उसी नंबर का मल्टीप्लाई आप मोल में भी कर दो। तो 2 में हमने किसका मल्टीप्लाई किया? 2 से। ध्यान देना, जिससे मल्टीप्लाई वॉल्यूम में करना है, जिसको 1 लीटर बनाने के लिए उसी से मल्टीप्लाई कर दो। आया कितना? 4। आपका आंसर है 4 मोल पर लीटर, तुरंत आ गया ओरल। क्लियर है? यहां पर भी चलिए अप्लाई कर देते हैं। यहां पर हमको दिया गया है 250 ml यूरिया। देखो 250 ml को किससे मल्टीप्लाई करोगे 1 लीटर बन जाए? तो आंसर है 4 से। कितना बनेगा? 1000 ml या 1 लीटर, ठीक है ना, बन गया ना। हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 4 से। अब ध्यान देना कितने नंबर ऑफ मोल मिला है? 1.5। इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। आंसर कितना आया? 6। तो यूज हो गया मोल पर लीटर। ठीक है ना। इसकी मोलारिटी कितनी आ गई? 6 मोल पर लीटर। तुरंत आ रहा है, कुछ नहीं करना है। वॉल्यूम को 1 लीटर बनाने के लिए जिस नंबर का आप मल्टीप्लाई करोगे उसी का नंबर मल्टीप्लाई कर दीजिए किसमें? नंबर ऑफ मोल में। ओरल आ जाएगा, फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। यहां पर भी हमने उसी को अप्लाई किया। हमारे पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 100 ml है। 1 लीटर बनाने के लिए 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना बच्चों? 1000 ml या 1 लीटर। बना लिया ना 1 लीटर। किससे मल्टीप्लाई करके हमने बनाया? 10 से। कितने मोल मिलाए थे? 0.5। आप उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 5 मोल पर लीटर। क्लियर है? तो बेसिक क्वेश्चन के लिए बच्चों किसा कह सकते हैं कि किसी बेसिक फॉर्मूले की आपको रिक्वायरमेंट नहीं, सीधा सीधा आप डायरेक्टली कैलकुलेट करके बता सकते हैं, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है। यू हैव टू मल्टीप्लाई द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बाय अ नंबर विच मेक इट 1 लीटर, जिससे कि वो 1 लीटर बन जाए, और उसी नंबर को उठा के नंबर ऑफ मोल से आप क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो बेसिक लेवल पे आपका क्वेश्चन ओरली हो जाएगा बिना किसी फॉर्मूले को जाने या फिर समझे। क्लियर है? अब इसी चीज को हम फॉर्मूले से सॉल्व करने जा रहे हैं। फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूले से भी सॉल्व करते हैं। आइए समझते हैं पोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। पहले फॉर्मूला समझेंगे और फिर हम आगे की बात करेंगे। तो देखो बच्चों, मोलारिटी निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute divided by volume of solution, divide by volume of solution and multiplied by 1000। अगर ये आपने ml में रखा है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को किस में रखा है? ml में, तो आप 1000 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। और अगर आपने वॉल्यूम को लीटर में रखा है तो 1000 का मल्टीप्लाई मत कीजिए। क्लियर बच्चों? फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर वॉल्यूम को आपने ml में रखना है तो 1000 का मल्टीप्लाई फॉर्मूले में करना है, और अगर लीटर में रखना है तो 1000 का मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्लियर है यहां तक? सो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, और इस फॉर्मूले से भी हम पिछले सारे क्वेश्चन के आंसर निकाल सकते हैं। अभी आइए पलट के देखते हैं क्या आंसर आ रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिए, अभी हमने फॉर्मूला क्या लगाया? मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, कितना था? 2 मोल, ठीक है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन का वॉल्यूम था 500 ml, हम 500 ml ही रख रहे हैं, और कंडीशन क्या है? 1000 से मल्टीप्लाई करने की। 500 टू जा कितना आया? 4 मोल पर लीटर। आ गया तुरंत आंसर। वही आंसर हमने पहले भी निकाला था, फॉर्मूले से भी आ गया है ना। फिर देखते हैं, इसको निकालते हैं हम। मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। कितने मोल दिए थे? 1.5 मोल।
डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम कितना है 250 ml, ml में रखा है हम लोगों ने, तो 1000 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ये कितनी बार में जाएगा 4 टाइम में, एंड दैट विल बी 6 मोल पर लीटर। सॉल्व हो गया, आ गया ना तुरंत। तो चाहे बच्चों आप फॉर्मूले से करें चाहे आप मेरे वाले तरीके से करें, दोनों आंसर वही आएगा। मेरा तरीका ये है कि नंबर जिसको आप वॉल्यूम में मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको 1 लीटर बनाने के लिए बस उसी नंबर को मोल में मल्टीप्लाई कर दीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा बिना फॉर्मूला अप्लाई किए। इसमें भी देख लो भाई आ रहा है, मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है बेटा 0.5, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है 100 ml, ml में रख रहे हैं तो 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये हो गया आपका 10 टाइम एंड दैट इज 5 मोल पर लीटर। चेक करिए वही आंसर आ रहा है बेटा। क्लियर है यहां तक? तो ट्रिक से भी वही आंसर आ रहा है बच्चों, और फॉर्मूला लगाने से भी वही आंसर आ रहा है। अब आइए फॉर्मूले को थोड़ा और डेप्थ में समझते हैं कि फॉर्मूले को और कैसे यूज करना है, क्योंकि कई बार बच्चों ऐसा भी होता है कि आपको नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट ना देके आपको दे देता है मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, आपको नंबर ऑफ मोल ना दे के क्या दे दे, अगर मास दे दे तब तो आपका क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। तो आइए समझते हैं इसको कैसे करेंगे हम। ठीक है, समझते हैं इस बात को। ठीक है, तो देखो अगर हम यहां देख रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो हमको एक फॉर्मूला बताया गया है नंबर ऑफ मोल का, मास की हेल्प से नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है? हम नंबर ऑफ मोल की जगह पर क्या लिख सकते हैं बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो हमारा फॉर्मूला अगर इसको हम लिखें दोबारा, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, मोलारिटी इक्वल टू, ध्यान देना नंबर ऑफ मोल की जगह पे हम क्या रख रहे हैं, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय, ध्यान देना डिनोमिनेटर में वॉल्यूम है तो 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन का टोटल वॉल्यूम बच्चों डिनोमिनेटर में आप रख दो एंड देन मल्टीप्लाई कर दो 1000 का। याद रखना अगर ये सोल्यूशन का वॉल्यूम ml में रखा है तभी 1000 का मल्टीप्लाई करना, अगर लीटर में रखा है तो मत करना। मेरा सजेशन ये है कि बच्चों आप पूरा फॉर्मूला यूज करें और वॉल्यूम हमेशा ml में रखने की आदत डालें, उसको लीटर में नहीं, उसको हमेशा ml में रखेंगे, और ml में रखेंगे तो जल्दी से आपका आंसर आ जाएगा। रीजन क्या है बच्चों कि मोस्ट ऑफ द फॉर्मूलाज आर बेस्ड ऑन कि आपने वॉल्यूम ml में ले रखा है, तो ज्यादातर शॉर्टकट फॉर्मूले किस पर बनाए गए हैं, वो इसी कॉन्सेप्ट पर बनाए गए हैं। क्लियर है? इसलिए मेरी सलाह ये है कि आप वॉल्यूम हमेशा ml में लिया करें। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो आपको एक फाइनल फॉर्मूला मिल गया है जिससे आप मोल से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला बेटा तब इस्तेमाल करना है जब आपको मास दिया हो, क्या दिया हो, मास ऑफ सॉल्यूट दिया हो, तब आपको ये इस्तेमाल करना है। और ऊपर वाला फॉर्मूला तब आपको इस्तेमाल करना है जब आपको दिया गया हो क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स। वैसे मैंने नंबर ऑफ मोल्स अगर दिया है तो आपको एक शॉर्टकट भी बताया जिससे आप बिना फॉर्मूले के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और मेरा मानिए तो आपकी सच्ची जीत तभी है जब आप बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन को सॉल्व कर लें अपनी अंडरस्टैंडिंग से। तो मैं ये मानता हूं कि बिना फॉर्मूले के सॉल्व करना ज्यादा आसान है, ज्यादा तेजी से करना है, क्योंकि फॉर्मूला भूल भी सकते हैं लेकिन जो आपकी अंडरस्टैंडिंग एक बार डेवलप हो जाती है बच्चों वो ज्यादा काम आती है ना। अगर मैं आपसे ये कह देता, चलो एक टेस्ट लेता हूं आप सभी का और आपको 1 मिनट का समय दूंगा मैं, ठीक है, बिना फॉर्मूले के सॉल्व करने के लिए, कि ये 300 ml ग्लूकोज सोल्यूशन है, ठीक है, क्या है 300 ml ग्लूकोज सोल्यूशन है और इसमें 0.25 मोल 0.25 मोल ग्लूकोज है। तो बताओ इसकी मोलारिटी क्या होगी। पूरा 1 मिनट का समय दे रहा हूं, फॉर्मूला कोई नहीं लगाएगा, ठीक है, बिना फॉर्मूले के करना है।
आप सभी सोच रहे होंगे कि सर अब ये 300 को किसका मल्टीप्लाई करें कि ये 1000 बन जाए। तो ऐसा हो सकता है बेटा, ऐसा पॉसिबल नहीं कि 300 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। मैं बताता हूँ कैसे करोगे। देखो आप करो क्या कि इस 300 को मल्टीप्लाई किससे कर सकते हो, इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 1000 बाई 300 से। अब आप कहोगे ये कैसे सर, तो देखो ना मल्टीप्लाई करने से 1000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना मजेदार। तो आप इस 300 को इस 300 से कैंसिल कर दो, ठीक है। तो 1000 आया ना, 1 लीटर बना कि नहीं बना। तो अब आपको इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो मोल को भी, 0.25 को किससे मल्टीप्लाई करो 1000 बाई 300 से। क्या बन गया, ये बन गया 250 बाई 300। बना कि नहीं। 50 से काटोगे तो आएगा 5 टाइम, 50 से काटोगे आएगा 6 टाइम। और 5/6 कितना आ जाएगा, देख लो करके। ठीक है, हम 5 को 6 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो कितना आया बच्चों, इट इज 0.833। ठीक है, और मोल पर लीटर यूनिट आ गई। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि हम कोई डायरेक्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। हम 1000 डिवाइडेड बाई इसी को लिख देंगे, सुनाई पड़ रहा है। 1000 डिवाइडेड बाई वही नंबर कर देंगे, आ जाएगा, बस उसी को मल्टीप्लाई कर दो उठा के, मोल से तुरंत आ जाएगा। तो फॉर्मूले से करेंगे तो भी आंसर आ रहा है, बिना फॉर्मूले के भी आ रहा है। मेरा कहना है बिना फॉर्मूले के आंसर आना चाहिए। हाँ, अगर आप एग्जाम में बैठ रहे हो और बोर्ड एग्जाम में लिख रहे हो तो आपके लिए फॉर्मूला लिखना जरूरी है। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्योंकि वहां पर आपके पास टाइम लिमिटेड होते हैं। लेकिन रिटर्न आ रहा है तो फिर मैं कहूंगा फॉर्मूला लिखे हो, फॉर्मूला लिख के सॉल्व करें। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग कि अगर मास दिया गया हो सॉल्यूट का तो फिर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो अब हम बच्चों बात करने वाले हैं अपने इस फॉर्मूले की कि इससे कैसे सॉल्व करेंगे फॉर्म, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले पर क्वेश्चन अगर आए तो कैसे करेंगे। तो देखो बच्चों, अगर क्वेश्चन दिया गया तो आपको मास तो दिया होगा, आपके पास क्या नहीं है, मोलर मास की लिस्ट। तो मैं आपको कुछ ऐसे सब्सटेंसेस की लिस्ट यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा हूं जिसको आप स्क्रीन पॉज करके नोट कर लेंगे। आप एक प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए अगर आप चाहते हैं कि जो पढ़ रहे हैं उसका आउटपुट मिले। तो केवल वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा बच्चों, वीडियो को पॉज करना होगा, नोट करना होगा और फिर सॉल्व करना होगा। क्लियर है। कुछ ही दिनों में जितनी भी वीडियोस होंगी उसके लास्ट में आपको एक लिंक मिलेगा जिससे क्लिक करने से आपको उससे रिलेटेड नोट्स भी मिल जाएंगे बच्चों और प्रॉब्लम शीट भी मिल जाएंगे। ठीक है, विद इन अ वीक ये सुविधा भी स्टार्ट होने वाली है और जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसका भी नोट्स आपको मिल जाएगा। पीडीएफ फॉर्म में आप उस चीज को भी गेन कर सकते हैं। क्लियर बच्चों। वीडियो के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, वहां पर आपको एक गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे और सीधा पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। कोई प्रोसेस नहीं, कोई लॉगिन नहीं, कोई फालतू काम नहीं। क्लियर है बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इस फॉर्मूले की बात करते हैं, अगर मास दिया हो तो कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा क्या है बच्चों, फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम इसको अगली स्क्रीन पे उठा के ले चलते हैं। हमारा ये पूरा का पूरा फॉर्मूला हम उठा ले चलते हैं इसको अगली स्क्रीन पे और वहीं पर हम इसको काम में लाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो चलिए हम लिख लेते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ solute डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ solute मल्टीप्लाइड बाय 1/वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ये फॉर्मूला बच्चों आपको याद करना होगा, ठीक है। जहां पर भी आप पढ़ते हैं वहां पर ये फॉर्मूला लिख के चिपका दें और बार बार उसको देखें, दैट फॉर्मूला विल बी रिमेंबर्ड वेरी सून एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 1000। याद रखना, वॉल्यूम ml में रखने की आदत डालिए। ठीक, अब ध्यान देना कि बच्चों यहां पर जो क्वेश्चन हमारे सामने होगा, क्वेश्चन में सारे डेटा हमारे सामने होंगे। मास भी दे देगा, हमें वॉल्यूम भी दे देगा, लेकिन मोलर मास का डेटा आपके पास होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन में लिखा हुआ मिले।
क्लियर है? तो मोलर मास की एक लिस्ट आपको बनानी होगी और मैं अब यहाँ डिस्प्ले करने वाला हूँ। पहले आप मोलर मास की लिस्ट बना लीजिए, फिर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ बढ़ेंगे। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, मोलर मास को कॉपी में नोट कर लीजिएगा और फिर हम क्वेश्चन लगाएंगे तो मजा आएगा, जल्दी जल्दी सॉल्व होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले बच्चों, पहला जो हमारा सब्सटेंस है वो है वाटर, और वाटर का मोलर मास कितना होता है? इट इज 18 ग्राम। ठीक है, फिर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम। याद रखना मोलर मास है, यहाँ मॉलिक्यूलर मास लिखा है, उसको मोलर मास कर देते हैं, मोलर मास। ठीक, और यहाँ पर यूनिट हम सब में ग्राम लगाना है, सब में आपको क्या लगा देना है? ग्राम। तो मैंने यहाँ पे उन्हीं इंपॉर्टेंट कंपाउंड की लिस्ट बना रखी है जो आपको इस चैप्टर में मिलने वाले, फालतू कंपाउंड की लिस्ट यहाँ पर नहीं है, इसलिए सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। ये पूछने की जरूरत नहीं है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो वाटर, देन मीथेन, देन ग्लूकोज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जिसको मैं सर्कल कर दूं उसको तो तुरंत रट्टा मार लो, याद कर लो। देन दिस वन, देन अमोनिया। ठीक है, बाकी भी है आपके लिए। और देन इथाइल अल्कोहल मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैल्शियम कार्बोनेट, एसिटिक एसिड मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो याद रखना मोलर मास के लास्ट में ग्राम लगाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको बना लीजिए लिस्ट को। आगे बढ़ते हैं बच्चों। देन सोडियम बाइकार्बोनेट याद होना चाहिए आपको, पोटेशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दिस इज बेंजीन, याद होना चाहिए, बहुत ज्यादा मिलता है। एसीटोन, नाइट्रिक एसिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, H3PO3। ठीक है, एंड जिसको इसको गोला बना रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये तो होना ही चाहिए, किसी भी स्टैंड पे पूछे आना चाहिए आपको। ठीक है, और सबके आगे आप क्या लगाएंगे? ग्राम। ध्यान देना, यहाँ सबके आगे, लास्ट में, पीछे, आगे, सब में क्या लगाना है? ग्राम लगाना है बेटा, इसकी यूनिट ग्राम होती है। ठीक है, देन यूरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मिथेनॉल मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन क्लोराइड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज 36.5। इसको ठीक कर लेना, इसमें डेटा गलत है बेटा। ठीक है, देन एल्यूमिनियम ऑक्साइड चलेगा, सिलिकॉन ऑक्साइड चलेगा। क्लियर है? तो सबसे पहला आपका काम है इन सारी चीजों की लिस्ट बना के अपनी कॉपी को सामने रखना और एक रफ कॉपी लेके बैठना, ताकि मैं जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊं उससे पहले आपका क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। क्लियर है बच्चों? चलिए देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल के साथ क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। ठीक है, और आपको करना होगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है 15 ग्राम of urea is present in 1.5 liter of urea solution. ठीक, कॉमा, फाइंड आउट मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन, फाइंड आउट मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो बच्चों अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हमारी डेफिनेशन क्या थी? ठीक है, यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, डेफिनेशन याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो आते हैं उसी के हिसाब से चलते हैं। फॉर्मूले में सबसे पहले क्या लगाएंगे? मोलारिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट multiplied by 1 upon volume of solution मैंने क्या बोला, ये ml में रखना है, एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 1000। अब आप ध्यान दें, आपके पास क्या क्या डेटा है। आपके पास है मास ऑफ सॉल्यूट, आपके पास है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। सॉल्यूट क्या है बेटा? दिस इज यूरिया इज सॉल्यूट, ये यूरिया क्या है? दिस इज सॉल्यूट, क्योंकि इसको डिसॉल्व किया गया तो ये है सॉल्यूट। ठीक है, 15 ग्राम आपको सॉल्यूट दिया है, और अभी आप लिस्ट को चेक करेंगे, यूरिया का मोलर मास क्या होता है बेटा? ठीक है, मोलर मास ऑफ यूरिया इट इज 60 ग्राम। ठीक है बच्चों, यूरिया का केमिकल फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, या कुछ लोग इसको NH2
ट्वाइस CO भी लिखते हैं, ठीक है। तो जो आपको अच्छा लगे आप लिखिए, लेकिन इसका मोलर मास है 60 ग्राम। अब ध्यान दीजिए, मास ऑफ सॉल्यूट क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, इट इज 15 ग्राम। मोलर मास कितना है, इट इज 60 ग्राम। वॉल्यूम 1/वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, इट इज इन द लास्ट कितना है, 1.5 लीटर। हमने कहा इसको ml में रख दो, तो 1500 इंटू 1000, ठीक है। सॉल्व इट एंड यू विल गेट द आंसर। तो 15 1 जा 15 4 जा, इट इज 1/4। 500 के टेबल में ये 3 टाइम आएगा और ये आएगा 2 टाइम, तो इट इज मल्टीप्लाइड बाई 2/3, तो अल्टीमेटली 2/12, दैट इज 1/6, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1/6। अब आप 1/6 निकाल लीजिए एंड यू विल गेट द आंसर। 1 को किससे डिवाइड करना है, 6 से, ठीक है। तो इट इज 0.166 या 0.167, रफली सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा इन मोल पर लीटर। क्लियर है यहां तक बच्चों? तो दिस इज द वे हाउ यू कैन इजिली सॉल्व द क्वेश्चन रिलेटेड टू मोलारिटी। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम बच्चों आएगी वो है मोलर मास को याद रखना। तो वो जो लिस्ट है उसको बनाइए, जहां आप पढ़ते हैं वहां पर उसको पेस्ट कर दीजिए, ठीक है ना। लिख के एक पेज पे क्या करना है, टेप से चिपका लेना है आपको। 2 4 10 दिन चिपकी रहेगी, वो आपको धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएगा। दिस इज द बेस्ट वे हाउ यू कैन रिमेम्बर इट, ठीक है ना। बार बार कॉपी खोलना ढूंढना, ठीक है ना, और उसमें टाइम वेस्ट होता है। तो बेटर है कि आप उसे चिपका लें, जब उसका काम खत्म हो जाए तो आप उसको हटा भी सकते हैं। तो जो भी फॉर्मूले, जो भी केमिकल फॉर्मूले हो गए, जो भी न्यूमेरिकल के फॉर्मूले हो गए, इट इज द बेस्ट वे कि आप उसे एक व्हाइट पेज पे लिखें और उसे टेप से क्या करें, जहां भी आप पढ़ते हैं वहां पर उसको पेस्ट कर दें। बार बार देखने से वो चीज और जल्दी याद हो जाती है, ठीक है ना कि जब आप अलग से टाइम निकालेंगे, कॉपी खोलेंगे, पढ़ेंगे, दैट इज द लेंथी प्रोसेस, ठीक है ना। तो आप उसे चिपका लीजिए जहां पर भी हो। क्लियर बच्चों? आइए अब हम और न्यूमेरिकल के साथ बात करते हैं मोलारिटी से रिलेटेड कि कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो आइए बच्चों, अब हम लोग अगला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 5 ग्राम ऑफ NaCl, ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास है 58.44 ग्राम पर मोल इन इनफ वाटर टू मेक द 500 ml ऑफ सोल्यूशन। तो यहां पर हमें दो डेटा दिए जा रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले चीज दी जा रही है, व्हाट इज गिवन हियर, द फर्स्ट थिंग इज मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। द सेकेंड थिंग इज गिवन is volume of solution, and third thing which is not given directly, or you can say directly, is the molar mass of solute। क्लियर है? सॉल्यूट क्या बच्चों यहाँ पर, दैट इज NaCl, ठीक है। तो मास कितना दिया हुआ है, इट इज 5 ग्राम। वॉल्यूम कितना है, दिस इज 500 ml, एंड मोलर मास है दिस इज 58.44, रफली इसे हम 58.5 ग्राम पर मोल लिख लेते हैं। क्लियर है? सो दिस इज द वे हाउ वी अप्रोच द क्वेश्चन। अब आते हैं फॉर्मूले की तरफ कि फॉर्मूला क्या था हमारा, ठीक है। तो हमारा मोलारिटी का फॉर्मूला रिकॉल कर लीजिए। मोलारिटी इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास into 1/volume of solution into 1000। क्लियर है? अब आप देखिए, आपको मास भी पता है, आपको क्वेश्चन में मोलर मास भी पता है और आपको वॉल्यूम भी पता है। सो आप बड़ी आसानी से मोलारिटी निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए, मोलारिटी का जो सिंबल होता है दैट इज कैपिटल M, ठीक है। तो मोलारिटी निकाल रहे हैं, मास कितना है 5 ग्राम, उसी का मोलर मास है 58.5 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय वॉल्यूम, दैट वाज 500 इंटू 1000, ठीक है। तो ये 500 गया ये 2 टाइम, एंड अगर हम 5 को 58.5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इसको आप अलग से चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो इट विल कम टू बी 0.85। निकाल के देखते हैं इस चीज को, 5/58.5
5, तो हम पॉइंट को हटा देते हैं, तो ये बन गया आपका 50। क्लियर है? इस 50 को डिवाइड करना है हमें इससे, ठीक है? तो कितना आएगा बच्चों? नहीं आएगा तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर भी नहीं आया, फिर लगाया 0, ठीक है? और यहाँ पे लगा एक 0। नाउ इट विल बी 8 टाइम 0.08, ठीक है? तो पूरा सॉल्व करेंगे तो 0.085 आएगा, सो इट विल 0.085, ठीक है, इंटू 2, सो इट विल बिकम 0.17, ठीक है? इट विल बी 0.17 और यूनिट क्या है? m, ये ऐसे लिख सकते हैं 0.17 मोल पर लीटर। क्लियर है यहाँ तक? सो दिस इज द वे हाउ वी कैन इजिली सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चन, ठीक है? कितना आ रहा है? 0.17 मोल पर लीटर। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। So the next question is how much water should be added to the 250 ml of 0.2 m HCl solution to dilute it to 1 m। तो आपको ध्यान देना, यहाँ पर क्वेश्चन डाइल्यूशन का आ गया है। क्लियर है बच्चों? जब क्वेश्चन डाइल्यूशन का आता है तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? यहाँ पर हमको मोलारिटी नहीं निकालनी, यहाँ पर हमको डाइल्यूशन निकालना है। तो बच्चों फॉर्मूला होता है m1v1 इक्वल टू m2v2, इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। अब ये फॉर्मूले को करने से पहले समझ लेते हैं बच्चों, ठीक है, कि हमें क्या दे रखा है। हमें दिया है हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 250 ml ऑफ 0.2 m HCl। तो हमारे पास एक सोल्यूशन है किसका? HCl का है, और कितना है वो? 250 ml HCl सॉल्यूशन, ठीक है? और जिसकी मोलारिटी कितनी है? 2m है। कितनी है? 2m, 2 मोलर सोल्यूशन है। क्लियर है यहाँ तक? और कह रहा है इसमें कितना वाटर ऐड कर दें कि मोलारिटी 1m हो जाए। तो देखो बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन जब भी आप वाटर ऐड करोगे या डाइल्यूट करोगे सोल्यूशन को, कॉन्सेंट्रेशन हमेशा घट जाती है। क्लियर है यहाँ तक? तो कॉन्सेंट्रेशन अगर 2m है तो 1m हो जा रही है, कोई बात नहीं। हम मान लेते हैं कि इसमें हमने VML वाटर ऐड किया है। कितना? पहले मान लेते हैं इसका जो वॉल्यूम था वो V था, और मान लेते हैं V-ml वाटर इज एडेड, ठीक है? दिस इज सॉरी V-ml, ठीक है? तो हमने कितना वाटर ऐड किया है इसमें? V-ml ऐड किया है, और फाइनल मोलारिटी कितनी हो गई है? पहले जो मोलारिटी थी बच्चों उसको m1 लिखेंगे, और बाद में जो मोलारिटी हो गई इसको हम m2 लिख देते हैं, दैट बिकम्स 1m। फाइनली कितनी हो गई? 1m, ठीक है? अब हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें या फिर हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है, ध्यान दीजिए। पहले मोलारिटी कितनी है? m1 है, और वॉल्यूम कितना है? दिस इज v। दूसरी बार मोलारिटी कितनी हो गई है? दैट बिकम्स m2, और वॉल्यूम कितना है? ध्यान दीजिए, पहले v था और v डैश हमने ऐड किया है। अलर्ट रहिएगा। ये क्वेश्चन मैक्सिमम लोग गलत कर देते हैं क्योंकि वो इस फॉर्मूले पर रिलाई करते हैं, बट बात को समझते नहीं है, ठीक है? तो ध्यान देना कि ये जो v है ये इनिशियल वॉल्यूम है, ठीक है? और ये जो v प्लस v डैश है ना बेटा, ये फाइनल वॉल्यूम है, इसीलिए हमने v1 v2 का इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है? फाइनल वॉल्यूम। अब ध्यान देना कि फाइनल वॉल्यूम क्या है? इनिशियल में कुछ ऐड किया है ना, तो ये जो v डैश है ये अमाउंट ऑफ वाटर एडेड है। अमाउंट बोलो या वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, कितना वाटर ऐड किया गया है। क्लियर है यहाँ तक? तो हम बड़ी आसानी से कितना वाटर ऐड किया है ये निकाल सकते हैं। डेटा हमारे पास है, ध्यान दीजिए। v की वैल्यू इतनी है, m1 दैट इज 2m, m2 1m, तो v डैश निकाला जा सकता है। वैल्यू पुट करते हैं, आइए बच्चों। m1 के प्लेस पे हम रखेंगे 2m, लिखने की जरूरत नहीं है। v के प्लेस पे हम रखेंगे 250, m2 के प्लेस पे बच्चों हम रखेंगे 1m या 1, फिर v प्लस v डैश, तो 250 पहले से ही हमको पता है और उसमें कितना ऐड किया गया, v डैश मान लेते हैं। क्लियर है यहां तक? तो ये v डैश वो अमाउंट ऑफ वाटर है जिसको ऐड किया गया, और v जो है वो पहले से प्रेजेंट वाटर का अमाउंट है, ठीक है? तो अब ध्यान दीजिए बच्चों,
ये 1 है, 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सो इट कैन बी रिटन एज 250 प्लस v इज इक्वल टू 500. So v will be equal to 500 minus 250. Finally, it is 250. तो ये जो v डैश है, जो अमाउंट ऑफ वाटर एडेड आ रहा है वो आ रहा है 250 ml. तो 250 ml वाटर को ऐड किया गया है, दैट इज द फाइनल आंसर. ठीक है, तो जब भी वाटर ऐड किया जाएगा तो डाइल्यूशन होगा. मोलारिटी अगर 2m है तो 1m होगी, 0.5m होगी, वो हमेशा कम होगी. ये ध्यान दीजिए, कभी भी मोलारिटी बढ़ेगी नहीं डाइल्यूशन के केस में. और फॉर्मूला मेरी सजेशन ये है कि आप इसका ना यूज करके इसको करें, और ध्यान दें कि ये इनिशियल वॉल्यूम है सोल्यूशन का जो दिया गया है, और ये v डैश वो वॉल्यूम है जो वाटर का ऐड किया गया है. अगर आप इस बात का ध्यान देंगे तो ये न्यूमेरिकल आपका गलत कभी भी नहीं होगा. ठीक है, आइए अगले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों. अगला न्यूमेरिकल है, इफ 0.75 मोल ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 are dissolved in 1.5 liter of water, then what is the molarity of the solution. क्लियर है यहां तक? तो हमारे सामने क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मोल कितने दिए हुए हैं. सबसे पहला देखिए, गिवन की लिस्ट बनाइए तुरंत. गिवन, सबसे पहली चीज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने दिए गए हैं क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए. सो इट इज 0.75 m. यूनिट क्या है, m. या इसको हम सॉरी m ना लिख के, क्वेश्चन में मोल है तो हम सिंपली मोल लिखेंगे, m तो मोलारिटी. ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना, ध्यान दीजिए, डिसॉल्व इन 1.5 लीटर. तो दूसरा क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इट इज 1.5 लीटर या 1500 लीटर, सॉरी 00 ml. लिख लिया. और क्या दे रखा है यहां पर, इसके अलावा हमें मोलारिटी निकालनी है, लेकिन मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है. सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखिए, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या और भी जरूरत है. ठीक है, दिस इज मास बाय मोलर मास. लेकिन हम ये फॉर्मूला लगाए बिना भी कर सकते हैं, फॉर्मूला दूसरा भी होता है. सबसे पहला फॉर्मूला मैंने बताया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000. ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट ऊपर रखेंगे, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 1000. क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल कितना दे रखा है, ध्यान दीजिए, इट इज 0.75 मोल. डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दे रखा है, मैंने कहा ये ml में रखिएगा हमेशा. ठीक है, तो 1500 ml एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 1000. अब आप में से कई बच्चे ये भी कहेंगे कि सर इसको ml में रखने की बजाय लीटर में रख देते, डायरेक्ट हो जाता. दैट इज गुड, बट बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले आपको मिलेंगे जहां इसको ml में मान के उन फॉर्मूले को फ्रेम किया गया है. तो अगर आप उसे लीटर में मान के चलेंगे या किसी क्वेश्चन में ml को मान के चलेंगे तो आगे चल के आपको दिक्कत आएगी. सो माई सजेशन इज दैट कि आप वॉल्यूम को हमेशा ml में ही रखें फॉर्मूले में. ठीक है, तो जो भी फॉर्मूला उसके लिए बना है उसका इस्तेमाल आप करें. सो ये 500 3 जा और 500 2 जा. ठीक है, सो इट विल बी 1.50 and divide by 3, so it is 0.5 mole per liter या 0.5 कैपिटल M. so this will be your answer. क्लियर है बच्चों? सो कई अल्टरनेटिव हमारे पास होते हैं, बट मैं आपको वही सजेस्ट करूंगा जो बेस्ट अल्टरनेटिव है, जिससे आपका क्वेश्चन आगे चल के गलत ना हो या आगे चल के आपको प्रॉब्लम्स ना आए. ठीक है, तो याद रखिए कि इस तरह से आप क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ. सो हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.5 m सोल्यूशन कैन बी मेड फ्रॉम 2 मोल ऑफ ग्लूकोज दे रखा है. ठीक है, तो हमें सोल्यूशन देखो, ये जो बेटा कैपिटल M लिखा होता है ये मोलारिटी है और ये नंबर ऑफ मोल है. ठीक है, और हमसे क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ, मतलब किसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. क्लियर है यहां तक?
तो हम लगा देते हैं फॉर्मूला, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट दैट इज 2 मोल्स, ठीक है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम हमको नहीं पता बेटा, वॉल्यूम इनटू 1000, क्लियर है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2 डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना है, दैट इज V मान लेते हैं इंटू 1000, और इधर क्या है बेटा, मोलारिटी क्वेश्चन में दे रखी है 0.5 m, ठीक है। तो V के लिए सॉल्व कर लीजिए, V कितना हो जाएगा 2 बाई 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 1000, क्लियर है यहाँ तक। सो इट विल बी 0.5, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इट विल बी 4 इंटू 1000, यह हो जाएगा ये 4000 ml, क्लियर है यहाँ तक, कितना हो जाएगा 4000 ml। अब क्वेश्चन ये कि सर हाउ कैन वी से दैट कि ये ml आएगा, लीटर नहीं आएगा। तो देखिए मैंने कहा ना, जब भी आप इस फॉर्मूले में ml में रखेंगे आप तभी 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, और आपने 1000 रखा तो आंसर किस में आना चाहिए, ml में, क्योंकि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल में जब भी हम वॉल्यूम रखेंगे वो ml में ही रखेंगे, उसको लीटर में नहीं रखेंगे, क्लियर है बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज if 100 ml of 1 m NaOH solution is mixed with 400 ml of 0.5 m NaOH solution, what is the final molarity? तो बेटा ये मोलारिटी ऑन मिक्सिंग का क्वेश्चन है, इट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, इसमें मोलारिटी नहीं निकालनी, एक मिक्सचर की मोलारिटी निकालनी है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 3 केसेस होते हैं मोलारिटी में। सबसे पहले केस में आपको मोलारिटी निकालनी पड़ती है, जिसके फॉर्मूले हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी इसके 2 क्वेश्चन पहले हम लोगों ने डाइल्यूशन का केस पढ़ा कि एक सोल्यूशन आपको दिया गया, उसमें वाटर ऐड किया गया, और वाटर को ऐड करने के बाद मोलारिटी घट गई है, एंड व्हाट विल बी द फाइनल मोलारिटी। और अब हम तीसरे टाइप के क्वेश्चन पर आ रहे हैं, इसमें की मोलारिटी ऑन मिक्सिंग। तो सबसे पहले आप इसको अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। दैट टॉपिक इज मोलारिटी ऑन मिक्सिंग, ठीक है। मिक्स करने पर मोलारिटी क्या होती है, तो पहले समझ लेते हैं बेटा फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या होता है। मान लीजिए आपको 2 अलग अलग सोल्यूशन दे रखे हैं सेम सब्सटेंस के, एक की मोलारिटी कुछ है और दूसरे की मोलारिटी कुछ है, इवन दोनों के वॉल्यूम्स भी अलग अलग हैं, और दोनों को किसी एक कंटेनर में मिक्स कर दिया गया है, और कंटेनर में मिक्स करने के बाद आपसे पूछेगा कि फाइनल सोल्यूशन जो बन गया है उसकी मोलारिटी क्या है। तो आइए हम इस बात को समझते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप एज्यूम कर लीजिए कि यू आर गिवन अ सोल्यूशन, ठीक है, जिसकी मोलारिटी आपको पता है m1 है, और इसका वॉल्यूम भी आपको पता है, दैट इज V1, ठीक है। हम इसका नाम A रख देते हैं, और एक दूसरा कंटेनर है जिसमें भी सेम सब्सटेंस का सोल्यूशन भरा हुआ है, इसकी मोलारिटी m2 है और इसका वॉल्यूम V2 है, क्लियर है। पहले की मोलारिटी m1 है, वॉल्यूम v1 है, दूसरे की मोलारिटी m2 है और वॉल्यूम क्या है, v2 है। अब इन दोनों को एक बड़े से कंटेनर में मिला दिया गया, ठीक है। अब बिग कंटेनर इज टेकन एंड बोथ ऑफ द सॉल्यूशन आर मिक्स टुगेदर। अगर मैं आपसे सिंपली पूछूं बेटा कि इसका वॉल्यूम अगर v1 है, इसका वॉल्यूम v2 है, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं। तो हम बोल सकते हैं फाइनल वॉल्यूम कितना होगा, फाइनल वॉल्यूम इट विल बी v1 प्लस v2 विदाउट एनी डाउट। और अगर मैं आपसे पूछता कि व्हाट इज द फाइनल मोलारिटी, तो ये चीज हमें नहीं पता है, तो लेट्स की वो कितनी होगी, m डैश होगी या m मिक्स होगी। m मिक्स का मतलब होता है मिक्सचर, क्लियर है यहां तक। सो इट विल बी m मिक्स। कोई दिक्कत है यहां तक। सो दिस इज द वे हाउ वी कैन इजिली अंडरस्टैंड, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो बच्चों फॉर्मूला हमारे सामने है, ठीक है ना। फाइनल वॉल्यूम v1 प्लस v2 है, फाइनल मोलारिटी m मिक्स हम मान लेते हैं। आइए फॉर्मूला की बात करते हैं फिर सॉल्व करते हैं। अब ध्यान दो बेटा, फॉर्मूला हमारा होगा m1 v1 प्लस m2 v2
इज इक्वल टू एम मिक्स, मिक्स मतलब मिक्सचर, ठीक है, इंटू V1 प्लस V2। ठीक है, तो यहां पे आसानी से इस फॉर्मूले से आप कर सकते हैं। आइए सॉल्व करते हैं आगे। अब अगर हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें, और हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। हमारे क्वेश्चन में है गिवन M1, पहला सोल्यूशन की मोलारिटी कितनी है बच्चों, इट इज 1 m। वॉल्यूम कितना है, इट इज 100 ml। ठीक है, दूसरा सोल्यूशन M2 मान लेते हैं, उसकी मोलारिटी 0.5 m है और वॉल्यूम है V2 400 ml। क्लियर है। अब अगर हम फाइनल मोलारिटी की बात करें तो हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है बच्चों, M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M मिक्स V1 प्लस V2। हमें क्या निकालना है, मिक्सचर की मोलारिटी। तो M मिक्स क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से डायरेक्टली आप फॉर्मूला एक बना सकते हैं, दैट इज M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला। आइए वैल्यू पुट करके निकालते हैं, अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको। M मिक्स M1 that is 1 into V1 और this is 0.5 into 400, ठीक है, and divide by volume 100 plus 400, it will be 100 प्लस इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 200 डिवाइड बाय 500, थ्री बाई 5 दैट इज 0.6। क्लियर है, तुम्हारा सॉल्व होने पर कितना आया, 0.6 m। तो फाइनल जो सोल्यूशन बना है बच्चों, इसकी मोलारिटी कितनी आई है, इट इज 0.6 m या 0.6 मोल पर लीटर। सो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, मेक अ नोट्स, एक अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, इट इज द मोलारिटी ऑन मिक्सिंग। ठीक है बच्चों, तो बच्चों दिस इज द वे हाउ वी कैन सॉल्व क्वेश्चन रिलेटेड टू मोलारिटी। अब हम बात करते हैं अगले कॉन्सेंट्रेशन टर्म जिसका नाम है मोलालिटी। ठीक है, किसकी बात करने वाले हैं हम लोग, मोलालिटी की। ठीक है बच्चों, तो अगर मोलालिटी को डिफाइन करने की बात आए तो सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि जब सर मोलारिटी टर्म पहले से था तो मोलालिटी की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। तो बच्चों एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं कि हमारा जो टर्म मोलारिटी है, ठीक है, कौन सा टर्म, मोलारिटी, इसकी एक बहुत बड़ी कमी है, शॉर्ट कमिंग्स। ठीक है, इसकी एक बहुत बड़ी कमी है या बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। ठीक है, वो ये है कि इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। जो हमारी मोलारिटी होती है ना बेटा, ये होती है टेम्परेचर डिपेंडेंट। हमारी मोलारिटी जो होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। क्लियर है यहां तक, और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, इसका मतलब मोलारिटी में बदलाव भी आ सकता है टेम्परेचर के साथ साथ। अगर हम मोलारिटी के फॉर्मूले को देखें अच्छे से, तो मोलारिटी के फॉर्मूले में जो वॉल्यूम टर्म आता है, ठीक है, वो आता है डिनोमिनेटर में, सॉल्यूशन का वॉल्यूम।
और हम सभी को पता है कि जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ता है और टेम्परेचर के साथ साथ घटता है, ठीक है ना। किसी भी सोल्यूशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो नॉर्मली जो वॉल्यूम है टेम्परेचर बढ़ने से थर्मल एक्सपेंशन होता है लिक्विड का और वो बढ़ जाता है, और टेम्परेचर कम होने से वो जनरली कम हो जाता है। और वॉल्यूम जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर हम बात करें तो जो वॉल्यूम आपका है वो किस पर डिपेंड करता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम की जगह अगर हम टेम्परेचर रख दें तो क्या हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 1 टेम्परेचर। ध्यान से समझिए इस बात को, ये डिनोमिनेटर है। तो मोलारिटी और टेम्परेचर का रिलेशन क्या निकल कर आया, अगर इसको हम एनालाइज करें तो हमारे सामने एक रिलेशन आ रहा है, दैट इज मोलारिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इसका मतलब है टेम्परेचर बढ़ेगा तो मोलारिटी घटेगी। इनवर्स रिलेशन का मतलब होता है एक के बढ़ने से दूसरे का घटना। टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्यूशन की मोलारिटी घट जाती है और टेम्परेचर घटाने से सोल्यूशन की मोलारिटी बढ़ जाती है। क्लियर है यहाँ तक। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि टेम्परेचर के घटने और बढ़ने से मोलारिटी पर इफेक्ट आता है। क्लियर है। और मोलारिटी और टेम्परेचर का जो रिलेशन है ये एक इनवर्स रिलेशन कहलाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप बोल सकते हैं कि टेम्परेचर के बढ़ने से मोलारिटी की वैल्यू कम होती है और टेम्परेचर के घटने से मोलारिटी की वैल्यू बढ़ती है। इस चीज को आप बना लीजिए, काफी काम की चीज है, ठीक है, जो है। क्लियर है। एग्जाम में कई बार इनको पूछा गया है कि क्या टेम्परेचर से कोई लेना देना है या कौन सा ऐसा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो बहुत आसान है बच्चों, जहां पर भी वॉल्यूम आएगा जरूरी नहीं कि वो केवल मोलारिटी हो, जहां पर भी वॉल्यूम आएगा वहां पर टेम्परेचर डिपेंडेंसी होगी ही होगी। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी चेंज होगा और अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो कॉन्सेंट्रेशन में भी डिफरेंस आएगा। इस तरह से मोलारिटी जो टर्म है वो लेस रिलायबल फिर माना गया, क्योंकि अगर हम एक ही एक्सपेरिमेंट को अलग अलग टेम्परेचर पे कर रहे हैं, आ रही है बात समझने। मान लो हम एक ही टेम्परेचर पे, या मान लो एक एक्सपेरिमेंट है जिसको हम लोगों ने दिसंबर मंथ में किया जब टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस, तो उसकी जो मोलारिटी आएगी उसे M1 मानेंगे, ठीक है। मार्च महीने में किया जब टेम्परेचर नॉर्मल होके 25 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है, तो उसकी मोलारिटी कुछ और आएगी। और अभी जो चल रहा है मई या जून मंथ में अगर हम बात करें जब टेम्परेचर नॉर्मली 35 डिग्री सेल्सियस पहुंच जा रहा है, जब आप मोलारिटी को निकालेंगे तो दैट विल बी M3। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट, ठीक है। तो तीन अलग अलग सीजन में अगर आप मोलारिटी को निकाल रहे हैं तो तीन अलग अलग वैल्यूज आ रही है, जबकि सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों का अमाउंट सेम है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया। लेकिन वॉल्यूम के बदल जाने से क्या है बच्चों कि यहाँ पर मोलारिटी की जो वैल्यू है वो बदल जा रही है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, टेम्परेचर बढ़ने से मोलारिटी घटती है और टेम्परेचर घटने से मोलारिटी बढ़ती है। इस चीज को बहुत अच्छे से अपनी नोट्स में इंक्लूड कर लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं कि क्यों हम मोलारिटी की बात करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, मोलारिटी जो है वो रिलायबल नहीं है। सेम स्टूडेंट ने तीन अलग अलग बार एक्सपेरिमेंट किया, तीन अलग अलग सीजन में सेम सोल्यूशन का, और हर बार मोलारिटी क्या आ रही है, अलग आ रही है। तो दिस इज द रीजन वाई कि मोलारिटी को, ठीक है, रहते हुए एक और टर्म की डिस्कवर किया गया जिसका नाम था मोलालिटी। क्या नाम था, मोलालिटी, ठीक है, जो टेम्परेचर डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं थी। तो आइए अब हम समझते हैं कि मोलालिटी क्या है, ठीक है। समझ में आ गया कि मोलारिटी के बाद मोलालिटी की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। हटाते हैं इस चीज को। क्लियर है। तो इस तरह से ये हम समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों मोलालिटी की, ठीक है। तो मोलालिटी क्या है बच्चों, अगर इसको डिफाइन किया जाए देन इट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अगर आप मोलारिटी में जाएंगे तो वहां था 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, यहां पे है 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस कि वहां पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन डिनोमिनेटर में रखा गया था, यहाँ पे
मास ऑफ सॉल्वेंट रखा गया है डिनोमिनेटर में। क्लियर है बच्चों? तो अगर हम इसको समझना चाहें तो फॉर्मूला हमारे सामने है। मोलारिटी के बाद मोलालिटी की बात होगी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा है, इसको मैं ठीक कर देता हूं, फिर से लिख देता हूं। ठीक है, हटा ही देता हूं इसको मैं। तो ध्यान दीजिए, फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अगर हम नंबर ऑफ मोल को लिखें तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट, जैसा कि हमने वहां पर लिखा था, डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। दिस इज मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। याद रखना ये ग्राम में रखना है आपको। अगर मास ऑफ सॉल्वेंट आप ग्राम में रख रहे हो तभी आप 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप किलोग्राम में रख रहे हो तो 1000 नहीं होगा। मेरा सजेशन है ग्राम में रखने की आदत डाल लीजिए। रीजन क्या है बच्चों, कि मोलर मास हो या मास हो ज्यादातर वो ग्राम में दिया होता है, तो अगर कन्वर्जन का झंझट नहीं होना चाहिए, सिंपली आप ग्राम में रखने की आदत डालिए। ठीक है, अगर किलोग्राम दिया तो आप ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए। सो दिस इज द मेन फॉर्मूला ऑफ मोलालिटी। ठीक है, और इसका सिंबल बच्चों स्मॉल m होता है। ठीक है, तो दिस इज द मेन फॉर्मूला ऑफ मोलालिटी। अगर नंबर ऑफ मोल दिया है तो आप ऊपर वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करिए, और अगर मास दे रखा है तो आप नीचे वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो फॉर्मूला क्लियर है। मोलालिटी के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि ये मोलारिटी से एक अच्छा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। फिर क्वेश्चन उठता है अच्छा क्यों है? अच्छा इसलिए है क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता, इस पर टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता। टेम्परेचर घटने या बढ़ने से मोलालिटी इफेक्ट नहीं होती। ठीक है, तो कई बार ये होता है कि राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑफ, ठीक है ना, एडवांटेज ऑफ मोलालिटी ओवर मोलारिटी, कि मोलालिटी अच्छा कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्यों है, मोलारिटी अच्छा कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्यों नहीं है। इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट्स लिखिए, 2 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। फॉर्मूला अच्छे से नोट कर लीजिए, रिमेंबर याद रखिएगा। फिर से समझा रहा हूं, मोलालिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह पर मास ऑफ सॉल्वेंट लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला है मोलारिटी। ठीक है, मास ऑफ, सॉरी ये पिछला ही फॉर्मूला है। आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर, सीधा सीधा अपने फॉर्मूले पे काम करते हैं। सो क्वेश्चन हमारा क्या है, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ NaCl, जिसका मॉलिक्यूलर मास है 58.44 ग्राम, इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ध्यान देना कि क्या क्या दिया गया है। ये 10 ग्राम क्या है, ये सॉल्यूट है। ये क्या है, सॉल्यूट का मास है। ठीक है ना, मास ऑफ सॉल्यूट। ये क्या है, ये मॉलिक्यूलर मास है जिसकी जरूरत आपको पड़ेगी। और ये आपको दिया है मास ऑफ सॉल्वेंट। वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, तो ये मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देख के बच्चों चीजों को आइडेंटिफाई करने की आदत डालिए। अब हमारा फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या बच्चों, मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर। ठीक है, अगर नंबर नहीं दिया क्या है, मास है, तो मास वाला फॉर्मूला लिख देते हैं। ठीक है, दिस विल बी मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, इनटू 1 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। ठीक है, यही फॉर्मूला है। मास किस में रखना है, ग्राम में रखना है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब ध्यान दो बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट हमारे क्वेश्चन में क्या है, दैट इज NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो उसका मास दिया हुआ है क्वेश्चन में 10 ग्राम, तो हम लिख देते हैं। फिर मोलर मास, सोडियम क्लोराइड का मोलर मास कितना है 58.44, जिसको रफली हम 50
8.5 लिख लेते हैं, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? इट इज 200 ग्राम, सो इट इज 200, क्लियर है, और फिर मल्टीप्लाइड बाई 1000, ठीक है। नाउ यू कैन इजिली सॉल्व द क्वेश्चन, सॉल्व कर सकते हैं अब हम, ठीक है। पहले आप इस 20 को इस 20 से कैंसिल कर दो, तो ये ऊपर आ गया आपका 100 और नीचे आ गया 58.5, ठीक है। अब आप जब इस 100 को 58.5 से घटाएंगे, सो कितना आना चाहिए? आइए सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। दिस इज 100 डिवाइड बाई 58.5, इसको हम पॉइंट हटा देते हैं, ठीक है। 1 टाइम में जाएगा 585, बचेगा 415, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। ये जाएगा लगभग 6 टाइम में, ठीक है। 6 5 30 का 0, 3 कैरी, 48 और 51 का 1, 5 कैरी, 35, ठीक है। देन इट विल बी 0 4 6 40, ठीक है ना। ये ज्यादा ही आ रहा है बच्चों, तो आई थिंक ये 7 टाइम में चला जाएगा। सो रफली इसको हम बना लेते हैं, कितना? इट विल बी 1.7। रफली कितना आ रहा है? इट इज 1.7, ठीक है, मोल पर किलोग्राम। याद रखना इसकी यूनिट अलग होती, मोल पर लीटर नहीं होती, मोल पर किलोग्राम होती है। क्यों होती है? क्योंकि डिनोमिनेटर में मास ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है। या फिर इसको सिंपली हम लिख सकते हैं केवल 1.7 स्मॉल एम, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये मीटर नहीं है, इट इज ऑल्सो सिंबल ऑफ मोलैलिटी इन केमिस्ट्री, क्लियर है बच्चों? तो आई होप कि मजा आ रहा होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, इफ 0.5 मोल ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट आर डिसॉल्व्ड इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, देन व्हाट इज द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो देखो दो चीजें दे रखी हैं, एक तो मोल दे रखा है हमें, और दूसरा क्या दे रखा है? मास ऑफ वाटर। वाटर क्या है बच्चों? सॉल्वेंट। दिस इज सॉल्वेंट एंड 0.5 मोल पोटेशियम नाइट्रेट, दिस इज सॉल्यूट। और नंबर ऑफ मोल दे दिया, तुम्हारा पहला वाला फॉर्मूला वर्किंग है, ठीक है, लगा देते हैं हम लोग। मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute divide by mass of solvent into 1000। ये ग्राम में रखना, इस बात का ध्यान देना। सो बच्चों अब क्या है? मास ऑफ सॉरी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है? इट इज 0.5। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है? दैट इज 250 ग्राम इंटू 1000। 250 से गया है ये 4 टाइम में, और इसको मल्टीप्लाई करना आ जाएगा 2 मोल पर किलोग्राम या 2m, क्लियर है यहां तक? सो दिस इज द वे हाउ वी कैन इजिली अंडरस्टैंड एंड डू सच काइंड ऑफ थिंग। बड़ी आराम से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं। ध्यान देना है कि नंबर ऑफ मोल दिया है तो पहला फॉर्मूला, अगर मास दिया है तो दूसरा फॉर्मूला, क्लियर है? तो दोनों फॉर्मूले का इस्तेमाल हम करेंगे, जैसे जैसे उसकी नीड पड़ेगी और बड़ी आराम से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए मूव करते हैं अगले न्यूमेरिकल पे, जम के न्यूमेरिकल लगाएंगे ताकि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हाउ मेनी ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर मास दे रखा है 180 ग्राम पर मोल, आर नीडेड टू प्रिपेयर 1 मोलल सोल्यूशन यूजिंग 500 ग्राम ऑफ वाटर। तो ध्यान दो, सबसे पहले मोलल मतलब ये 1m है, ये मोलालिटी दे रखा है, ठीक, और 500 ग्राम ऑफ वाटर ये दे रखा है मास ऑफ सॉल्वेंट। वाटर क्या है? सॉल्वेंट है, ठीक है। और ये जो बच्चों 180 दे रखा है ना, ये मोलर मास है किसका? ग्लूकोज का, जिससे सोल्यूशन बनाया गया। अब हम अपने फॉर्मूले पर आते हैं। फॉर्मूला नंबर 1 काम नहीं आएगा क्योंकि वो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला है, तो हम यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला नंबर 2, जिसमें कि मास बाई मोलर मास है, ठीक है ना। लिख लेते हैं फॉर्मूले को, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है भाई? मोलालिटी। फॉर्मूला याद कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। मोलालिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास बाई मोलर मास। शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, अब हम पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट।
ध्यान दीजिए बच्चों, कई सारे टीचर आपको इसको सिंबल के फॉर्म में भी पढ़ाते होंगे, ठीक है ना, कि एम की जगह WB WA, वॉल्यूम की जगह पे VA VB, ठीक है। बट मैं इसको सजेस्ट इसलिए नहीं करता क्योंकि वहां पे एक फॉर्मूले को यूज करते समय कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो मैं अवॉइड करता हूं कि आप उसे सिंबल के फॉर्म में यूज करें, क्योंकि दैट इज नॉट मेकिंग द थिंग इजी, दैट मेक द डिफिकल्ट थिंग, ठीक है ना। उसको अगर आप यूज करेंगे तो चीजें उलझेंगी ना कि सुलझेंगी। तो बेटर आप सॉल्यूट सॉल्वेंट लिखे, लिखने में समय थोड़ा सा लगता है लेकिन कंफ्यूजन जीरो रहता है, क्लियर है। तो ये ए और बी वाले टर्म यूज आप ना करें तो बेहतर है बच्चों, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है हमारे क्वेश्चन में, नहीं दे रखा है, वही पूछ रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं, इसको हम मास ही रहने देंगे। मोलर मास कितना है, ध्यान से देखो बच्चों, इट इज 180 ग्राम। फिर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है, इट इज 500 ग्राम और इंटू 1000, ठीक है। एंड दिस इज मोलालिटी कितनी दे रखी, 1m। तो 1m को हम केवल 1 लिख देते हैं, m लिखने की जरूरत कभी नहीं है। किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय मोलारिटी या मोलालिटी के आगे जो m लिखा होता है उसको लिखने की जरूरत नहीं होती, आप ना लिखा करें, ठीक है बच्चों। तो अब क्या करेंगे, अब हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले ये गया कितनी बार में, 2 बार में। m को यही रहने देते हैं, मास को और बाकी को उधर रखते हैं। तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा नीचे। तो ऊपर गया तो क्या बना 180 और ये नीचे से गया 2, तो क्या है बच्चों, दिस इज 90 ग्राम सॉल्व, ठीक है। तो 90 ग्राम ग्लूकोज आपको ऐड करना पड़ेगा, क्लियर है। तो बड़ी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को भी टैकल कर लिया, ठीक है। अब हम मूव करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ और आगे के क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। वन मोर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बच्चों बच गया था, ये इसको भी निपटा लेते हैं जल्दी से, ठीक है ना, मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 15 ग्राम ऑफ NaOH। देखो ये मास ऑफ NaOH मतलब मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट। और मॉलिक्यूलर मास भी दे रखा है, दिस इज नथिंग बट मॉलिक्यूलर मास, mm या MW लिख देते हैं, मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट इन 300 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर इज अ सॉल्वेंट, तो ये क्या है बच्चों, इट इज मास ऑफ सॉल्वेंट। कैलकुलेट द मोलालिटी। तो बच्चों अगर मास दिया है तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है, तेजी से लिखिए, मोलालिटी इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास इंटू 1 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000, क्लियर है। तो मास कितना हो जाएगा, सॉल्यूट का मास कितना है बेटा 15 ग्राम, ध्यान देना कि मास किसका रख रहे हो 15 ग्राम, और उसका मोलर मास क्या है, ये है 40 ग्राम इंटू 1 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास कितना है, इट इज 300 ग्राम, इजंट इट, मल्टीप्लाइड बाई 1000, पुट कर दिया हमने। देखो यहाँ 3 0 1 0 2 0 3 0, हमने तीनों जीरो हटा दिए, ये बचा कितना बेटा 15/4 इंटू 3, 3 1 जा 3 3 5 जा, बचा कितना 5/4 एंड इट इज 1.25, ठीक है ना, मोल पर किलोग्राम या 1.25 स्मॉल मोलल। क्लियर हो गया बच्चों, बड़ी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को भी निपटा दिया, ठीक है। तो जैसे भी क्वेश्चन मिले बिल्कुल डरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सबसे पहली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है मोलर मास की लिस्ट को रेडी रखना। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि वो फॉर्मूला याद कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, मोलर मास नहीं याद होते या मोलर मास नहीं समझते। तो लास्ट क्लास पर, इसी क्लास में आप पीछे देखेंगे तो आपको यहाँ पे मोलर मास की एक लिस्ट मिल जाएगी और उसमें जितने भी सब्सटेंसेस के मोलर मास लिखे हैं उनको रेगुलरली आपको देखना है, रटने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आप उसको एक बार देख लो। वो अगर गलत लिखा तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, आप चाहे जितने अच्छे से फॉर्मूला लिखो, चाहे जितने अच्छे से कैलकुलेशन करो, ठीक है। तो मेरा बच्चों जो एक्सपीरियंस है, ठीक है ना, उसमें मैंने देखा है कि ज्यादातर बच्चे मोलर मास गलत कर देते हैं, पूरा इफर्ट करने के बाद 0 मिलता है, ठीक है। तो आप मोलर मास में बिल्कुल पक्के हो जाएं। और मैंने बताया है कि एक छोटी सी लिस्ट बना लें, उसको जहां भी पढ़ते हैं वहां चिपका लें और इस तरह से ये काम बड़ी आसानी से हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं बच्चों अगले कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की तरफ, ठीक है।
सो आइए बच्चों, अब हम लोग अगले कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज नॉर्मेलिटी। तो अगर बच्चों बात की जाए नॉर्मेलिटी क्या होता है, तो इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। क्लियर है यहाँ तक? सो ये मोलारिटी से मिलता जुलता टर्म है, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे क्या हो जाता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो अगर हम इसका ओरिजिनल फॉर्मूला लिखें, सो फॉर्मूला विल बी normality is equal to number of gram equivalent of solute divided by volume of solution multiplied by 1000। फिर वही बात, वॉल्यूम को आप ml में रखते हैं, तो अगर आप इसे लीटर में रखते हैं तो 1000 का मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसी फॉर्मूले को बच्चों मॉडिफाइड करके बना दिया गया है मास ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आ रहा है कि सर हमें नंबर ऑफ मोल के बारे में बताया गया है, बट ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या है इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया गया, या फिर आपने 11th में पढ़ा भी हो सकता है, बट 90% स्टूडेंट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में नहीं जानते। तो आइए सबसे पहले हम एक एक चीजों के बारे में जानेंगे, और फिर जानने के बाद हम बात करेंगे कि नॉर्मेलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया जाए। तो सबसे पहला हमारा है बच्चों नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, एक एक करके हम समझेंगे। तो अगर हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की, ठीक है, तो एक एक करके सारे फॉर्मूले जानेंगे हम। सबसे पहली चीज क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इसको आप नोट भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक, इट इज मास बाय इक्विवेलेंट मास। क्या होता है बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूट, जो भी सॉल्यूट आपने लिया है, डिवाइड बाय उसी सॉल्यूट का इक्विवेलेंट मास। क्लियर है? अब क्वेश्चन ये उठ रहा होगा सर ये इक्विवेलेंट मास क्या है, तो इसकी भी बात कर लेते हैं हम, दैट इज इक्विवेलेंट। तो दूसरी चीज है बच्चों वो क्या है कि ये इक्विवेलेंट मास क्या होता है। तो बच्चों ध्यान देना, इक्विवेलेंट मास किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का वो मास है जो 1 ग्राम हाइड्रोजन से या 8 ग्राम ऑक्सीजन से या 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन से कंबाइन करता है। रिपीटिंग अगेन, किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास डिफाइन किया गया है उस सब्सटेंस का वो मास जो 1 ग्राम हाइड्रोजन से या फिर 8 ग्राम ऑक्सीजन से या फिर 35.5 ग्राम क्लोरीन से कंबाइन करे, वही उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट मास क्या है, तो हम लिख सकते हैं मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस which combines with 1 gram of hydrogen और 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन। तो आप सभी को पता है कि ज्यादातर जो सब्सटेंसेस होते हैं या तो वो हाइड्रोजन से कंबाइन करते हैं या ऑक्सीजन से कंबाइन करते हैं या तो क्लोरीन से कंबाइन करते हैं। तो अगर आप उसका कंपाउंड आपको मिलता है, क्लियर हो रही बात, तो उस कंडीशन में आप उसके इक्विवेलेंट मास को बड़ी आसानी से कंबाइन इस पर्टिकुलर वे से निकाल सकते हैं। क्लियर बच्चों? सो दिस इज द वे हाउ वी कैन इजिली कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास। मान लीजिए हमसे कहा गया कि सोडियम का इक्विवेलेंट मास क्या है, तो NaCl आप उसका एक कंपाउंड उठा लीजिए, NaCl। ठीक है, इसमें इसका मोलर मास होता है 35.5 ग्राम। तो क्लोरीन का जो 35.5 ग्राम है वो सोडियम के 23 ग्राम से कंबाइन कर रहा है। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम क्या हो जाएगा फिर, सोडियम विल बी 23। क्लियर है यहां तक?
इसी तरह से अगर आपसे कहा जाए कि कैल्शियम का इक्विवेलेंट मास क्या है, मैंने एक कंपाउंड ले लिया CaO, ठीक है। इस CaO में ध्यान दीजिए ऑक्सीजन का एक एटम है तो उसका एटॉमिक मास या इसका मोलर मास 16 ग्राम होगा, और कैल्शियम का होता है बच्चों 40 ग्राम। हमारी डेफिनेशन के हिसाब से किसी भी सब्सटेंस का वो मास जो 8 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन करे, किससे 8 ग्राम, लेकिन ये तो 16 ग्राम है। 16 को 8 बनाने के लिए आप 2 से डिवाइड करोगे तो इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 20 ग्राम। इसलिए इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम इज कितना 20 ग्राम। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट मास को निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि हमें इन झंझटों में पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, अगर हम अपने चैप्टर में बात करें तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व विदाउट ऑल सच फॉर्मूला। तो आइए देखते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। तो देयर इज अ फॉर्मूला जिससे हम इसके बिना भी क्वेश्चन को बड़ी आसानी से और एक्यूरेटली सॉल्व कर सकते हैं, और वो फॉर्मूला हमारा है, ठीक है, एक रिलेशनशिप जिससे हम मोलारिटी और मोलालिटी के बीच में कनेक्ट कर सकते हैं। आप सबसे पहला काम क्या करें, मोलारिटी निकाल लें, और मोलारिटी निकालने के बाद उसे आप नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर लें, तो आप इतने फॉर्मूले से बच जाएंगे, ठीक है। सो दैट इज अ कॉल्ड कनेक्टिंग फॉर्मूला। क्या है बच्चों, एक कनेक्टिंग फॉर्मूला है जिससे हम इन चीजों से बच सकते हैं, ठीक है। और वो फॉर्मूला क्या है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू n फैक्टर। क्लियर है यहां तक? सो अगर आपको किसी भी सब्सटेंस या किसी भी सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी निकालनी है और आप उसकी मोलारिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपने मोलारिटी के क्वेश्चन काफी लगा रखे हैं, तो आपके लिए मोलारिटी का कैलकुलेशन आसान है एज कंपेयर टू कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मेलिटी। तो यदि आप मोलारिटी का कैलकुलेशन कर सकते हैं तो आप नॉर्मेलिटी भी निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पर जो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है दैट इज n फैक्टर। तो आइए n फैक्टर को भी डिस्क्लोज करते हैं, इसके बारे में भी बातें कर लेते हैं, और फिर आप नॉर्मेलिटी के क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो देखो बच्चों, n फैक्टर क्या है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि सब्सटेंस क्या दिया गया है। क्लियर है? तो हम एक एक करके टाइप ऑफ सब्सटेंस को लेते जाएंगे, और टाइप ऑफ सब्सटेंस को लेने के बाद हम उसको आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम करिए, आप इस फॉर्मूले को अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर हम डिस्कशन करेंगे n फैक्टर का। सो हम बात कर रहे हैं किसकी, n फैक्टर की। व्हाट इज n फैक्टर, ये n फैक्टर क्या है? तो अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग तरह से डिफाइन की गई। सबसे पहला हम ले लेते हैं फॉर एसिड्स। अगर हम बात कर रहे हैं एसिड की, या फिर हम बात कर सकते हैं फॉर बेस, बेस की बात कर सकते हैं। फॉर सॉल्ट, तीसरी कैटेगरी क्या हो सकती है, हमें सॉल्ट मिल सकता है, ना वो एसिड होगा ना बेस होगा, तो वो सब्सटेंस सॉल्ट हो सकता है। और फॉर आयंस, ठीक है, अगली चीज हमें क्या दी जा सकती है, अगर ये ना दिया गया तो क्या दिया जाएगा, फॉर आयंस, आयन की भी कॉन्सेंट्रेशन होती है। तो हम बेसिकली इन चार चीजों पर अभी बात करने वाले हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा कि n फैक्टर रिएक्शन डिपेंडेंट भी होता है, बट कॉन्सेंट्रेशन में जनरली हमें इसकी जरूरत अभी नहीं पड़ेगी, आगे की प्रॉब्लम में जब पड़ेगी तो हम उसकी बात भी करेंगे। तो पहले बेसिकली इन चीजों को समझते हैं, ठीक है, कि अगर एसिड है तो उसका n फैक्टर क्या है। तो एसिड के लिए जो n फैक्टर है वो है बेसिसिटी ऑफ एसिड, एसिड के लिए, बेस के लिए क्या है, दिस इज एसिडिटी ऑफ बेस। फॉर सॉल्ट क्या है, इट इज टोटल चार्ज ऑन कैटायन और एनायन। कैटायन पर या एनायन पे टोटल चार्ज कितना है, ठीक है ये। और फॉर आयंस ये भी वही है, टोटल चार्ज, ठीक है, जितना भी चार्ज आयन पे है टोटल चार्ज वही उसका n फैक्टर है ना। इंटरेस्टिंग।
अब आपके दिमाग में आ रहा हो सर ये बेसिसिटी क्या है, ये भी टर्म शायद सुना सुना होगा कुछ, या कुछ लोगों के लिए सुना सुना नहीं होगा, तो आइए डिफाइन कर देते हैं। सो बेसिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ आयोनाइजेबल H+ आयंस। ठीक है, जितना भी एसिड का एक मोल या एक मॉलिक्यूल जितने भी आयोनाइजेबल, जितने भी H+ आयन देगा वो उसकी बेसिसिटी है। किसकी? एसिड की। याद रखना एसिड की बेसिसिटी है। ठीक, समझते हैं इस बात को। मान लो हमें एक एसिड दिया गया है दैट इज HCl। हमने देखा कि सोल्यूशन में जाने पर ये क्या देता है, H+ और Cl-। हमें दूसरी एसिड दी गई H2SO4। ये सोल्यूशन में जाने पर क्या देता है, 2H+ और SO4 2-। या फिर हमें अगली एसिड दे दी गई H3PO4। ठीक है, तो ये क्या देता है, 3H+ और PO4 3-। तो ये तीन एसिड के एग्जांपल हमारे सामने बच्चों, और तीनों ने H+ दिए। तो यही H+ जो दे रहा है वो दिस इज द बेसिसिटी। ठीक है, तो यहां पर बेसिसिटी क्या है, बेसिसिटी है इस वाले की 1, इसकी बेसिसिटी है 2 और इसकी बेसिसिटी है 3। और बेसिसिटी ही n फैक्टर है, यही है इन सबका n फैक्टर। HCl का n फैक्टर कितना हुआ, 1। H2SO4 का n फैक्टर क्या हुआ, 2। H3PO4 का n फैक्टर क्या हुआ, 3। क्लियर है? तो इस तरह से जब आपको ये दिया जाएगा तो n फैक्टर का आपको ध्यान रखना है। आप पहले मोलारिटी कैलकुलेट कर लें, ठीक है, और फिर उसमें n फैक्टर का मल्टीप्लाई कर लें, और ऐसा करने से आपको नॉर्मेलिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको उस फॉर्मूले की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं एसिडिटी ऑफ बेस। तो एसिडिटी ऑफ बेस का मतलब होता है नंबर ऑफ आयोनाइजेबल OH- आयन पर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल से कितने OH- होते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर भी क्या है, पर मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल कितना OH- देता है, वही है बेसिसिटी। तो आइए देखते हैं। कुछ फेमस बेस हैं जैसे कि NaOH। ये आयोनाइज होने पर क्या देगा, Na+ और क्या देगा, OH-। या फिर हमारे पास है MgOH²। इट विल गिव Mg2+ एंड 2 टाइम ऑफ OH-। या हमारे पास है AlOH it will give off Al3+ and 3 टाइम ऑफ OH-। तो ये जो OH- है ना बच्चों, यही बेस की एसिडिटी है। बेस की एसिडिटी ध्यान दीजिए। तो यहां पर एसिडिटी क्या आ गई बेस की, इसकी आ गई 1, इसकी आ गई 2 और इसकी आ गई 3। कैसे पता चला, ये जो 2 लिखा है, ये जो 3 लिखा है, इससे। ठीक है, और यही है इनके n फैक्टर। समझ में आ गया? तो दिस इज द वे हाउ यू कैन कैलकुलेट n फैक्टर फॉर एसिड, n फैक्टर फॉर बेस। अब बारी है सॉल्ट की। ठीक है, सॉल्ट को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। सॉल्ट में n फैक्टर है टोटल चार्ज ऑन कैटाइन या एनायन। तो सॉल्ट जो भी होंगे वो डिसोसिएट होंगे। डिसोसिएट किस में होंगे, कैटाइन में और एनायन में। तो आइए देख लेते हैं। जैसे हमें दिया होता NaCl, ये डिसोसिएट होकर क्या बनाता है, Na+ और Cl-। देखो टोटल चार्ज कितना है, चाहे वो पॉजिटिव ले लो चाहे निगेटिव ले लो, तो यहां पर टोटल चार्ज है 1। ठीक है, बिल्कुल वैसे अगर हमें मान लो किसी ने दिया होता CaCl2, आप क्या करते, ये टूटेगा Ca2+ में और 2Cl- में। तो ध्यान देना टोटल चार्ज कितना है, 2+ है, और ये निगेटिव, ध्यान देना ये नंबर से मल्टीप्लाई होता है बेटा। तो टोटल चार्ज क्या होगा, 2। यहाँ पे साइन मत लगाइएगा, ध्यान रखिएगा n फैक्टर में कोई साइन नहीं लगता। बिल्कुल वैसे ही अगर कोई दे देता Al2O3 मान लो, ठीक है, मान लो ये ऑक्साइड है, सॉल्ट नहीं है, ठीक है ना, तो ये भी क्या करेगा, इससे भी डिसोसिएट आप कर सकते थे। ये देगा 2Al3+ और +3 टाइम ऑफ O के ऊपर 2-। अब ध्यान देना, अलर्ट रहना, चार्ज को हमेशा नंबर से मल्टीप्लाई। तो टोटल चार्ज कितना है, +6। टोटल निगेटिव चार्ज कितना है, -6। तो चाहे प्लस लिखो चाहे माइनस लिखो, टोटल चार्ज सेम होगा, दैट इज 6।
क्लियर है? सो ये सारे के सारे जो वैल्यूज है बच्चों, ये n फैक्टर हैं, ठीक है। n फैक्टर को आप क्या कर सकते हो, इंप्लीमेंट करके नॉर्मेलिटी निकाल सकते हो। पहला काम करो, मोलारिटी निकालो, और फिर n फैक्टर की हेल्प से क्या कर लो, आप नॉर्मेलिटी निकाल सकते हो, ठीक है। अब तीसरा है कि कोई आयन दिया है, तो आयन के ऊपर जो चार्ज है बच्चों, वो अपने आप में ही n फैक्टर है। जैसे हमने कहा अभी थोड़ी देर पहले Si4+, तो यही जो 4+ है यही n फैक्टर है, ठीक है। किसी ने आपको दिया Mg2+, तो ये जो 2+ है यही n फैक्टर है। क्लियर हो रही है बात? किसी ने कहा O2-, तो ये 2- ही n फैक्टर है। क्लियर है? लेकिन ध्यान देना है कि ये n फैक्टर जब लिखते हैं तो वहां सिंबल नंबर तो लिखते हैं, बट वहां साइन को नहीं लिखते। तो इन सबका n फैक्टर ये है। मान लो कहीं पर लिखा है s, ठीक है, और 4+ मान लो, तो क्या है यहाँ पे n फैक्टर है। तो कोई भी चार्ज हो, चाहे वो कैटायन हो चाहे वो एनायन हो, अगर कैटायन एनायन दे रखे हैं तो जो भी चार्ज है बच्चों वही है n फैक्टर। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? सो दिस इज द वे हाउ यू कैन इजिली कैलकुलेट n फैक्टर। और अगर n फैक्टर आ गया तो फिर फॉर्मूला क्या है, मोलारिटी का सिंबल होता है m, नॉर्मेलिटी का सिंबल बच्चों होता है n, और इनटू n, सॉरी, ठीक है। तो यहां पे क्या कर सकते हो आप, मोलारिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, n फैक्टर या नॉर्मेलिटी बाय n फैक्टर, या नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू n फैक्टर। तो इतना जानने के बाद बड़ी आसानी से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, और मोलारिटी की हेल्प से नॉर्मेलिटी निकालना आसान है। अगर आप डायरेक्ट निकालेंगे देन इट विल टेक सम टाइम, इट विल टेक लॉट्स ऑफ फॉर्मूला। बट मेरा सजेशन ये है बेटा कि पहले आप मोलारिटी निकाल लीजिए और मोलारिटी से नॉर्मेलिटी निकालिए। इट विल बी वेरी हेल्पफुल एंड वेरी इजी टास्क फॉर ऑल ऑफ यू। बड़ी आसानी से बच्चों हो जाएगा। तो अब हम लोगों ने 3 कॉन्सेंट्रेशन टर्म देख लिए हैं। अब हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को वीडियो के अगले पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो यहां तक क्लियर रखिए, ठीक है। बहुत ही जल्दी वीडियो का अगला पार्ट भी आएगा जिसमें हम नॉर्मेलिटी से रिलेटेड और मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए आप वीडियो को शेयर कीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए, और अगर आप मुझे थैंक कहना चाहते हैं तो आप वीडियो को कम से कम आप अपने 10 फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये चैनल ज्यादा से ज्यादा प्रमोट हो सके, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू।